द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ में है IBC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। और रवि सर का लंबा एक्सपीरियंस रहा है 1996 में जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग के साथ में आज इतने लंबे अरसे तक, कई दशकों तक जो बदलती पॉलिटिक्स रही है, इसके आप साक्षी रहे। रवि सर, जम्मू कश्मीर में बीते 60 घंटे में 2 आतंकी हमले वाकई चिंताजनक। उस पर उठ रहे सवाल थोड़े हैरान करने वाले, थोड़े पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, लेकिन इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी बिग पिक्चर को आप कैसे देखते हैं? देखिए पुनीत, ये जो पिछले 3 दिनों में और जो 3 ये हमले हुए हैं, ये काफ़ी चिंताजनक है। चिंता इस बात की है कि एक तो इनकी टाइमिंग को लेके, और दूसरा जिस तरीके से ये हमले हुए हैं। देखिए, पहला जो हमला हुआ किस दिन हुआ? जिस दिन मोदी अपना तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस समय, उससे कुछ समय पहले ये हमला किया गया। और किस पर किया गया? उन तीर्थयात्रियों पर जो एक बस से वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे थे, जिसको कि हम सॉफ्ट टारगेट कहते हैं। सॉफ्ट टारगेट मतलब जो निहत्थे, जो आम नागरिक होते हैं, जब उन पे अटैक करते हैं। हार्ड टारगेट जब वो किसी सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट था। ऐसा बहुत समय से जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था कि किसी सॉफ्ट टारगेट पर, अभी कुछ हिंदुओं की हत्या जरूर हुई थी कश्मीर के रीजन में, लेकिन ये जो घटना हुई है जम्मू के रीजन में हुई है। तो जिसमें कि हमारे 10 तीर्थयात्री मारे गए और वो बस वाले ने बहुत कमाल का काम किया। और उसके बाद ये कठुआ में एक हमला हो जाना, और फिर डोडा में भी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके साथ उनका एनकाउंटर चलना। ये देखिए, इन चीज़ों को लेके जो चीज़ मेरे को जो समझ में आती है कि जो पहली बात ये है कि अभी हाल में हमने देखा, हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था कि 370 धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज रहा, जो वोट डाले गए, उनने पिछले 40 साल से ज़्यादा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरह की वोटिंग हुई पूरी घाटी में, कश्मीर हो चाहे बारामूला हो, चाहे जो बॉर्डर के एरिया, जितनी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी पूरी 6 की 6, उसमें जो वोट परसेंटेज आया वो पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा आया। तो ये जो बात थी, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आका हैं इन आतंकवादी संगठनों के, उनको ये रास नहीं आया कि क्या वहाँ की जनता, जो कश्मीर को वो हमेशा जिनको बरगलाते रहते हैं, वो फिर से वहाँ के लोकतंत्र में विश्वास करके वोट डालने जा रही है। तो उन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी, और उसका एक ये रिजल्ट हमें लगता है कि ये जो अटैक हुए हैं। दूसरी बात कि कई सालों बाद हमें देख रहे हैं कि कश्मीर में जो टूरिस्ट सीजन जो है वो इस समय फुल ब्लूम पर है। कहा जा रहा है कि पिछले सालों के अलावा जो इस बार जो टूरिस्ट सीजन है वो बहुत ही उसमें बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश से, दुनिया से वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये जो शांति हुई है और जो विकास की राह की तरफ चल पड़ा है कश्मीर, लगता है वो भी आतंकवादी संगठनों को पसंद नहीं आया, और वो उसमें पूरा डिस्टर्बेंस करने की उनकी पूरी तैयारी है। तो ये जो इन सब को देख के जो समझ में आता है कि ये जो पूरी एक जो नापाक चाल चली गई है, ये बिल्कुल बॉर्डर के उस तरफ से है। क्योंकि हमें ये ध्यान भी देना होगा कि जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो उन्होंने अपने सारे पड़ोसी देशों को बुलाया, सारे पड़ोसी देश के जो मुखिया हैं उनको बुलाया, लेकिन पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं था। और जब नवाज शरीफ ने एक ट्वीट भी किया और शांति की बात कही, तो मोदी ने उसके जवाब में कहा कि भाई, हम तो हमेशा ही शांति की बात करते हैं, आपको देखना है कि आप कितनी शांति चाहते हैं। तो ये जो, और एक ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी पुनीत, की किस तरीके से पिछले 10 सालों में पाकिस्तान को भारत सरकार ने, और खासकर मोदी की सरकार ने उनको एकदम अलग थलग कर दिया है। उनकी जो इकोनॉमी है वो गर्त में है। जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख थी वो बिल्कुल नहीं बची है। केवल चाइना कभी कभी उनका साथ देने के लिए आता। तो ये सब इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा कि, और कश्मीर में शांति आ गई है ये कहा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले, जब से 370 हटी है उसके बाद कोई ऐसी मेजर घटना नहीं हुई, और कोई ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं होना या जिस तरीके की जो घटनाएं वहाँ पर नहीं हुई। तो इन सबको देख के लगता है, और एक बार फिर मोदी का प्रधानमंत्री बन जाना
वहाँ के लोगों को, खासकर वहाँ की जो निज़ाम हैं उनको रास नहीं आया। तो उस परिप्रेक्ष्य से ये इन घटनाओं को देखा जा सकता है कि ये और क्या होता है कि इस समय जो है, ये जो समय चल रहा है पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, इस समय सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि क्या है कि सितंबर अक्टूबर के बाद जब बर्फबारी हो जाती है तो वहाँ से आतंकवादी वो भेज नहीं पाते। तो और चूंकि ये कन्फर्म भी इससे होता है कि जो मारे गए हैं कठुआ में वो दोनों अभी अभी इन्फिल्ट्रेट होकर आए थे, ऐसा सुरक्षा एजेंसीज का कहना है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पूरा एक जम्मू के पूरे रीजन में इस तरीके से आतंक फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन एक बार जब हम एक तरफ हमारी सुरक्षा जो बल हैं वो बहुत ही मजबूती से, बहुत ही हिम्मत और दिखाते हुए जो उनका मुकाबला कर रहे हैं, 2 आतंकवादी उनने मार भी दिए और उनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है उसमें कहीं ना कहीं क्या कमी तो नहीं रह गई। एक्सपर्ट का मानना है कि जो हमारा इन सब मामलों में एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करे वो सुरक्षा एजेंसीज को करना चाहिए। घुस आते हैं, अंदर आके बस पे अटैक कर रहे हैं, गांवों में घूम घूम के पानी मांग रहे हैं, तब वो पकड़े जाते हैं, तो फिर हमारी इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? उनको एक्टिव होना चाहिए। ये सवाल जरूर मेरा है कि क्यों वो पूरी तरीके से चौकन्नी नहीं है, जबकि उन्हें पता है कि देश में अभी चुनाव खत्म हुए हैं, एक अच्छी शांति कश्मीर में आ रही है, वहाँ के लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है, तो एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए और इन एजेंसीज को और भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ऐसा मेरे को मानना है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं केवल इसीलिए हैं कि जो बगल वाले जो निज़ाम हैं उसको देश में तीसरी बार मोदी का प्रधानमंत्री बनना और कश्मीर की जो शांति है वो अभी तक उनको पच नहीं रही है। पुनीत, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से रवि जी ने अपनी डिटेल में बताया कि देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में जिस तरह के हालात बने, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा और इसीलिए इस तरह की नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, जिसका माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। इन सब के बीच पॉलिटिकल घटनाक्रमों की भी बात करें तो एनडीए की 2 और राज्यों यानी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सरकार बन गई, शपथ ग्रहण भी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेता यहां पर पहुंचे। इन दोनों इवेंट्स को किस तरह से देखा जाए? हितेश, जो आज की जो तस्वीरें आई, जो शपथ ग्रहण समारोह थे पहले आंध्रा में और फिर उड़ीसा में, बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी। देखिए, देश में एक बार फिर से गठबंधन सरकार का दौर नेशनल लेवल पे लौटा है। तो पहले हमने आंध्रा में देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी ने और जो नए मुख्यमंत्री वहाँ के बने हैं चंद्रबाबू नायडू ने किस तरीके से आपस में गले मिले। शपथ लेके बाद जो वहाँ पे जो डिप्टी सीएम बने हैं जनसेना के पवन कल्याण, उनसे कैसे मिले, उन्होंने अपने भाइयों से मिलाया, वहाँ पे सारे सुपरस्टार्स थे, उनसे मोदी मिले। और पीछे अगर आपने देखा हो तो अलायंस पार्टनर के सारे नेता मौजूद थे, उस एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल भी, जिन्होंने अभी कैबिनेट सीट लेने से या मंत्रिमंडल में पार्ट लेने से मना कर दिया है। तो एक ये एकता भी देखने को मिली कि बीजेपी के भी सारे बड़े नेता मौजूद थे, जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उनके सारे नेता वहां पर मौजूद थे। तो एक ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भैया ये एनडीए जो पार्टनर जो मिलकर सब सरकार बनाई, ये मजबूत है और ये सरकार अच्छे से चलाएगा, इसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह की इंग्लिश में एक शब्द बोनहुमी वहां पे देखी गई तो उससे नजर आया। दूसरा, उड़ीसा में वहाँ की तस्वीर बहुत खूबसूरत थी। देखिए, 24 साल बाद नवीन पटनायक वहाँ से हारे हैं, लेकिन आज सबने देखा कि मंच पर किस तरीके से वो बीजेपी के नेताओं के सामने बीच में बैठे हुए थे, सबसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। यही तो लोकतंत्र की असली पिक्चर है, असली तस्वीर है कि आप अगर आपका विरोधी भी अगर आ जाए तो भी आप उसके साथ बैठते, क्योंकि भाई लोकतंत्र का जनता के हाथ में सत्ता है, वो किसको जिता दे, किसको सीट पर बैठा दे। और ये भी हमने देखा कि उड़ीसा में बीजेपी ने अपना वही 3 लोगों का फार्मूला, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री का, उसको जारी रखा। हालांकि अभी हुए चुनावों में हमने देखा था कि हर राज्य में उन्होंने इसी तरीके से किया, एक मुख्यमंत्री बनाया, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए और उस तरह से उन्होंने उड़ीसा के हर वर्ग को एक वहाँ पर बैठाने का, उनको उसको रिप्रेजेंटेशन देने का उन्होंने एक काम किया है। तो ये दोनों तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी और इससे लगता है कि देश में लोकतंत्र मजबूत ही हुआ है। तो ऑन दिस बिग पिक्चर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत की तरफ दुनिया यूं ही नहीं देखती,
यहाँ चाहे लाख प्रयास कर लिए जाएं, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों के हमले करवाए जाएं, लेकिन मजबूत लोकतंत्र और उससे जुड़े भीतरी स्तंभ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और देश में सरकारों के साथ साथ दृढ़ निश्चय प्रकट करते हैं, आगे के कार्यक्रमों पर काम करते हैं, उससे जाहिर तौर पर देश का, प्रदेश का भविष्य सुनहरा होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बिग पिक्चर पर अपनी बात रखने के लिए रवि सर।